बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब को अस्पताल में लाया गया एक मरतबा फिर। मैंने आपको पहले बताया था कि ये लेकर आएंगे और जो 25 तारीख का कहा जा रहा है ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि खुफिया रखा जाएगा मालूमात को, वक़्त को, रस्तों को, और फिर इमरान खान साहब को अस्पताल में पहुंचाया जाएगा। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ कि 1 महीने के बाद इमरान खान साहब की आंख की ट्रीटमेंट दोबारा करनी थी। मैंने आप 2 दिन पहले बताया था कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर इमरान खान साहब को हर हालत में इन्हें इंजेक्शन लगाना होगा। और अब ये पहले तो आप देख लेंगे जो अस्पताल की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है इमरान खान साहब के इलाज के बाद। आप देखें कि आधी रात को पेशेंट आता है, आधी रात को उसे चेक करते हैं, आधी रात को उसका ट्रीटमेंट करते हैं और आधी रात को ही प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है। कितना प्रेशर होगा इस पूरे सिस्टम के ऊपर। वैसे तो ये प्रेस रिलीज पहले से लिखी हुई थी, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। वो कहते जी, इमरान अहमद खान न्याजी उम्र 74 साल को 24 फरवरी 2026 को आंखों के इलाज के फॉलोअप की गर्ज से पिम्स अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें एंटी VEGF इंट्रावेट्रियल इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। प्रोसीजर से कबल माहिरीन पर मुश्तमिल एक बोर्ड ने उनका मुआयना किया, जिसमें कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट शामिल थे, जिन्होंने इकोकार्डियोग्राफी और ECG भी की, जिसके नताइज नॉर्मल आए। इस दौरान कंसल्टेंट फिजिशियन ने भी इमरान खान का मुआयना किया और इमरान खान को तिब्बी तौर पर स्टेबल पाया। इमरान खान की रजामंदी हासिल करने के बाद और ऑपरेशन थिएटर में मियारी मॉनिटरिंग, एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल के तहत माहिरीन की मौजूदगी में या उनकी निगरानी में माइक्रोस्कोपी की रहनुमाई से जो है वो उनको इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। ये अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। क्याम के दौरान इमरान खान प्रोसीजर से पहले, दौरान अमल और बाद में तमाम तर मराहिल में हर एतबार से स्टेबल रहे। बाद अज़ां उन्हें निगहदाश्त की हदायत, फॉलोअप मशवरे और मुतल्लिका दस्तावेजात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स, जनाब ये आ गया पिम्स अस्पताल का मौक़िफ़। अब इमरान खान साहब को लाया गया, जो टाइम था वो था रात के 12:15 पे इमरान खान साहब अस्पताल पहुंचते हैं। यानी अगर आप ये देखें कि अडियाला जेल से उन्हें कब निकाला गया, तो ऐसा लगता है कि शायद 12 बजे से पहले निकाला गया। और 12:15 पे इमरान खान साहब गाड़ियों के एक काफिले में अस्पताल पहुंचे, पिम्स अस्पताल में। और इंतजामात इस तरह के थे कि अस्पताल का वो सारा हिस्सा जो है उसे ब्लैकआउट किया गया था, जहां पे इमरान खान साहब को लाया गया। जिस रास्ते का इंतखाब किया गया वो रास्ता नॉर्मली बंद रहता है, खुला हुआ नहीं होता। उस रास्ते से इमरान खान साहब को लाया गया और लाने और ले जाने के लिए मुतबादल रास्ते भी रखे गए थे कि अगर खुदा न खास्ता कोई सिचुएशन बनती है तो इमरान खान साहब के लिए दूसरा रास्ता भी। देखे ना, इमरान खान को सिर्फ खतरा ये नहीं है, वो एक बहुत बड़ा लीडर है। उसने दुनिया से भी टक्कर ली हुई है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से भी ली हुई है। तो इमरान खान को कोई भी नुकसान पहुंचाने की खुदा न खास्ता कोशिश कर सकता है। तो उनके सिक्योरिटी के भी बड़े सीरियस मसाइल हैं। ये 8 से 10 गाड़ियों का काफिला था। इसमें जो मुझे दिखाई दे रहा है ये आर्मर्ड गाड़ियां थी, यानी ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी, जिनमें कुछ मुझे गाड़ियां ऐसा लग रहा है कि वो बुलेट प्रूफ है, जिनमें इमरान खान साहब को लाया गया और लाकर उनकी आंख का जो है वो ऑपरेशन किया गया या उसमें इंजेक्शन लगाया गया। अस्पताल के अंदर इंतजाम ऐसे थे कि अमले की छुट्टी करा दी गई थी और एक पूरा हिस्सा अस्पताल का बंद था। अस्पताल के अंदर दाखिला भी बंद था। कुछ डॉक्टर से रब्ता हुआ तो उन्होंने बताया जनाब कि आज उन्हें काम पे आने से पहले ही मना कर दिया गया था। तो रात के अंधेरे में इमरान खान साहब को लाया गया। इमरान खान साहब का रवैया कैसा था डॉक्टर्स के साथ, इस पे बहुत थोड़ी मालूमात मिली है, लेकिन ये मालूमात मिली है कि वो खासे पुरएतमाद थे और बड़े पुरसकून थे। किसी किस्म की बेचैनी इमरान खान साहब को नहीं थी, बड़े कॉन्फिडेंट थे। और उन्होंने अमले से बड़ी मुख्तसर बातचीत की और एक सोर्स ने यह भी बताया कि ऐसा लगता था कि डॉक्टर मजीद बात करना चाहते हैं, लेकिन वहां पे माहौल ऐसा नहीं था। लेकिन सारा का सारा अस्पताल तो यरगमाल बना लिया गया था। अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, जो अमले के बाकी लोग हैं, उन्हें तो छुट्टी दे दी गई थी। बाकायदा उन्हें अस्पताल की इंतजामिया ने राब्ता करके कह दिया था कि आपने आज नहीं आना। और उनकी जगह पे वहां जो लोग ड्यूटी पे थे वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग थे और उन्होंने पूरे अस्पताल को जो है वो कंट्रोल किया हुआ था, डॉक्टरों और सर्जन समेत। तो इमरान खान साहब जो है वो उनसे अगर कोई बात करना भी चाहता था तो ऐसी सूरत हाल में कौन बात कर सकता है, वो बात कर नहीं सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टाइम से पता चल गया था कि इमरान खान साहब को अस्पताल लाया जा रहा है। वो ऐसे कि जिन डॉक्टरों को छुट्टी दी गई उन्होंने फौरी तौर पर अपने मुख्तलिफ जराए से रब्ता किया और उन्हें बताया जनाब कि हमें छुट्टी दे दी गई है
आज कुछ होने जा रहा है। और जब उन्होंने आपस में राब्ता किया मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने और अमले ने, तो उन सबको कंफर्म हो गया कि छुट्टी सिर्फ एक को नहीं मिली, सबको मिल गई है और ज्यादातर लोगों को वहां से निकाल दिया गया है। तो ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक पहुंच गई थी कि इमरान खान साहब को अस्पताल लाया जा रहा है। लेकिन आप देखें ना कि उन्होंने इसके ऊपर किसी किस्म की सियासत नहीं की। यानी एक बात तो आज कंफर्म होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, इमरान खान साहब की फैमिली पर जब ये इल्जाम लगाया जाता है कि ये इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर सियासत कर रहे हैं, तो ये इल्जाम अब नहीं लगाया जा सकता। तहरीक इंसाफ को पता भी चल गया, इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने ना कोई कॉल दी, ना कोई वहां पे आया, ना उन्होंने किसी किस्म का कोई खलल डाला हुकूमत के काम में, और वो इमरान खान साहब के इलाज के ऊपर सियासत नहीं करना चाहती है, बज़ाहिर अब दिखाई दे रहा है। जो इमरान खान साहब की पार्टी है या उनकी फैमिली है, उनके मुतालबात नहीं माने गए। और मुतालबात ना मानने में जो दो अहम चीज़ें हैं, एक तो यह है कि फैमिली की मौजूदगी नहीं थी जब इमरान खान साहब को इंजेक्शन लगाया गया या उनका इलाज करवाया गया पिम्स अस्पताल से, और ना ही अलशिफा में लेकर गए जहां पे इमरान खान साहब की फैमिली मुतालबा कर रही थी। नंबर दो, जो जाती डॉक्टरों की मौजूदगी में कहा गया था कि इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर्स भी हैं जिनकी मौजूदगी में टेस्ट हों और एग्जामिन किया जाए, अब वो भी ख्वाहिश पूरी नहीं की गई। इमरान खान साहब के कहने के बावजूद, उनका पैगाम भिजवाने के बावजूद ऐसा नहीं किया गया। लगता है कुछ छुपाया जा रहा है। देखिए, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हमारे पास वही मालूमात हैं जो सरकारी डॉक्टर्स दे रहे हैं। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हमारे पास वही मालूमात है जो पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दे रही है। इसके बाहर हमारे पास कोई मालूमात नहीं है। हत्ता के जो वफाकी वुज़रा हैं उनको भी जो मालूमात मिलती हैं वो उतनी ही मिलती हैं जितनी मालूमात एजेंसियां चाहती हैं कि उनके पास पहुंचे, और जो उन्हें कहा जाता है वो बेचारे वही कह देते हैं। बड़ी मुख्तसर सी इमरान खान साहब से बातचीत हुई, वहां पे जो डॉक्टर्स वगैरह मौजूद थे उनके साथ, लेकिन इमरान खान साहब पुरसकून थे। देखिए, अगर इमरान खान साहब बिगड़ जाते ना तो दबाव बढ़ सकता था, लेकिन इमरान खान साहब ने भी अपने इलाज के मामले में किसी किस्म की सियासत नहीं की। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब बड़ी संजीदगी के साथ अपना इलाज करवा रहे हैं और वो इस पे सियासत नहीं करना चाहते कि वो बीमार हो गए हैं या उनकी आंख खराब हो गई है। यानी नवाज शरीफ बनने का बिल्कुल ही मूड नहीं है इमरान खान साहब का, और वो इसके बारे में जो उनको डील ऑफर की गई वो उसके लिए भी तैयार नहीं है। देखिए, ये वक्त गुजर जाएगा, इमरान खान साहब की आंख के साथ जो भी हुआ वो इस मामले से भी निपट लेंगे। इससे अगर वो निकल जाएंगे इंशाल्लाह, तो उसके बाद इमरान खान भी यहीं पे है और सियासत भी यहीं पे है और एस्टेब्लिशमेंट भी यहीं पे है और ये सियासी जमातें भी यहीं पे है। इमरान खान ये फैसला कर चुके हैं कि वो इस निजाम को एक मरतबा शिकस्त देंगे। 2024 के इलेक्शन में तो ये शिकस्त हो चुकी है, लेकिन तस्लीम नहीं की गई। अब अवाम के साथ मिलकर वो दोबारा शिकस्त देंगे। आज अब मुलाकात का दिन है। देखें, आज इमरान खान साहब की बहनें मिलने के लिए जाएंगी, फैमिलियों की मुलाकात का दिन है। होता यह है कि इमरान खान साहब की मुलाकात बुशरा बीबी से भी होती है इसी दिन, और बुशरा बीबी से मुलाकात के बाद इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी फैमिली से होती है, जबकि बुशरा बीबी की मुलाकात उनकी फैमिली के साथ होती है। लेकिन लंबा अरसा हो गया है इमरान खान साहब की फैमिली की या उनकी पार्टी के लोगों की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, जबकि जो बुशरा बीबी है उनकी फैमिली के साथ मुलाकात होती है, उनकी बेटी। अब दो ऑप्शन है, या तो बुशरा बीबी की इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाई जाए और बुशरा बीबी की उनकी फैमिली से मुलाकात करवा दी जाए, तो इसमें बुशरा बीबी के पास कुछ भी नहीं होगा जो वो इमरान खान साहब के बारे में अपनी फैमिली को बताए। नंबर दो, बुशरा बीबी की इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए और बुशरा बीबी की उनकी फैमिली से मुलाकात रोक दी जाए, तो इस सिलसिले में भी इमरान खान साहब का पैगाम बाहर नहीं आ सकता। अब देखना यह है कि ये निजाम किस हद तक गिरता है। वैसे उसूल और कानून तो ये कहता है कि इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी बहनों के साथ करवाई जाए और बुशरा बीबी की मुलाकात उनकी फैमिली के साथ करवाई जाए, और कानून तो ये भी कहता है कि इनके मुकदमात लगाए जाए। बेगुनाह इन लोगों को कैद किया हुआ है, ऐसी कोई चीज इन्होंने की नहीं है। तोशाखाना से जब से पाकिस्तान बना तब से लेकर लोग अब तक तोहफे खरीदते आए, इन्होंने कोई अनोखे नहीं खरीद लिए। शादी करने का मुकदमा इन पे डाल दिया कि इन्होंने आपस में शादी क्यों की है। बड़ी अजीब अजीब चीजें इनके साथ की गई हैं जो बहुत ही नामुनासिब है। तो अगर उसूल हो इस मुल्क के अंदर, कानून हो, तो ये छूट के कब से बाहर आ जाए। अब इमरान खान साहब वाली जो आंख की बीमारी है, इस मामले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अगर सबसे बुरा किसी के साथ हुआ है ना, देखिए ऐसा लगता था कि हुकूमत के साथ बहुत बुरा होगा, और मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको डायरेक्ट ये इन्फॉर्मेशन देता हूं कि जिस वक्त इमरान खान साहब की आंख का इशू बना, तो मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने राब्ता करके बताया कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बड़ी बेचैनी पैदा हो गई थी और वो बहुत परेशान हो गए थे कि ये मामला बाहर निकल आया, पता नहीं क्या रद्द अमल आएगा। और उन्हें उस वक्त लगता था कि कहीं बांग्लादेशी ना हो जाए पाकिस्तान में।
एस्टेब्लिशमेंट डरी हुई थी, बहुत सारे ऑफिसर जो बड़े तगड़े अपने आप को समझते हैं उनकी हवा निकली हुई थी। और फिर उन्होंने फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ते किए, मिन्नतें तरले किए, उन्होंने मोहसिन नकवी को बीच में डाला, अयाज सादिक को बीच में डाला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके ट्रैप में आ गई। तहरीक इंसाफ ने इनडोर एहतजाज किया और अवाम को कॉल नहीं दी। अच्छा, तहरीक इंसाफ को भी ये लगता था, उनसे अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो वो कहते हैं हम कॉल देते तो कितने बंदे निकल आते, हमारी ग्राउंड पे तैयारी नहीं थी, क्योंकि ग्राउंड पे तैयारी तो की नहीं हुई थी, तो ये कॉल कैसे देते। तो 2-3 दिन जब मिल गए एस्टेब्लिशमेंट को और उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ भी नहीं कर पा रही, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और फिर उन्होंने क्या किया, वही जो वो हमेशा करते चले आए, उन्होंने धोखा दिया और धोखा देकर पीटीआई को भी फारिग कर दिया और पीटीआई डिस्क्रेडिट भी हो गई अपने कारकुनों की नजरों में। जो मोमेंटम एक सुहेल अफरीदी ने बनाया हुआ था, अब वो मोमेंटम भी काफी बिगड़ गया। अब सुहेल अफरीदी साहब और उनके साथियों के लिए एक बड़ा इम्तिहान खड़ा हो गया है, उन्हें एक मुकम्मल प्लान देना पड़ेगा। उन्होंने ये ऐलान तो कर दिया है कि वो इमरान खान रिहाई अमन फोर्स बनाएंगे, लेकिन ये अमन फोर्स कैसे काम करेगी, इमरान खान साहब को कैसे रिहा करवाया जाएगा और किस तरीके से ये आगे बढ़ेगी, नौजवान इसमें कैसे तैयारी करेंगे। क्योंकि सुहेल अफरीदी ने एक दिन पहले भी कल कहा कि हमें तैयारी करनी पड़ेगी, हमें बड़ी लड़ाई लड़नी है। सुहेल अफरीदी ने बार बार कहा कि हमारी लड़ाई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। देखिए, बंदूकों के साथ तो आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं लड़ सकते, लड़ना भी नहीं चाहिए और ना वो लड़ना चाहेंगे। हत्ता के 2-3 दफा उन्होंने कत्लेआम कर दिया आसिम मुनीर साहब जब से आए हैं, आर्मी चीफ बने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई पाकिस्तान के हक में होगी कि अवाम और फौज आमने सामने आकर एक दूसरे पे गोलियां चला रहे हो, ये ना मुनासिब है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी भी नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पुरअमन पॉलिटिकल पार्टी है वो, ना इन्होंने माजी में कभी कुछ ऐसा किया और ना मुझे लगता है कि आइंदा करेंगे। तो तहरीक इंसाफ ऐसा करेगी भी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी है, ना माजी में इन्होंने कभी ऐसा किया और ना मुस्तकबिल में कभी ऐसा करेंगे। हाँ, ये है कि इन्हें एक प्लान देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा नौजवानों को खुलकर कि ये अभी हाल ही में नाकाम क्यों हुए, वजूहात क्या थी और अब इनके पास नया प्लान क्या है और उस पर अमल दरामद कैसे करना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एक इन्होंने धरना देने का फैसला किया कि रोजाना की बुनियाद पर धरना दिया जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। इन जजों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जज मेरिट के ऊपर आए ही नहीं। जिन जजों को फर्क पड़ता था वो इस्तीफे देकर घरों को चले गए, यानी जो बड़े बड़े जजेस थे जिनके बड़े बड़े नाम थे वो इस्तीफे देकर अपने घरों को चले गए। जो जजेस जहां बैठे हुए हैं उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनके पास इस वक्त ताकत है, जिनके पास इस वक्त इख्तियार है, जो दोनों अदालतों को, चाहे वो आईनी अदालत है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जो उन्हें कंट्रोल करते हैं, तो उनके पास तो इख्तियार भी कोई नहीं है इस वक्त। यानी वो तो एस्टेब्लिशमेंट के ऐसा लगता है कि इशारों पे चल रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने से नहीं, अगर वकला खड़े हो जाए और वकला अपनी जिम्मेदारी संभाल लें कि उन्होंने इमरान खान साहब के केसेस लगवाने हैं और इंसाफ लेना है, तो फिर कुछ हो सकता है। देखिए, वकील इमरान खान के नाम के ऊपर कोई ना कोई ग्रुप वोट ले रहा होता है हर वक्त, लेकिन वो इलेक्शन के बाद बिल्कुल इमरान खान को भूल जाता है। इमरान खान साहब के केसेस तक नहीं लगा पा रहे। अगर आप वकीलों के अंदर ये इलेक्शन करवा देना कि नवाज शरीफ या इमरान खान, तो मेरे ख्याल में वकीलों में भी 70-80% वोट लेकर इमरान खान जीत जाएंगे, जरदारी को, नवाज शरीफ को, सबको शिकस्त दे देंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें कि क्या वकील इमरान खान साहब के लिए खड़े होते हैं, तो अफसोस की बात यह है कि नहीं खड़े होते और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। अगर वो ये करते तो ये हो जाता कि इमरान खान साहब के कम से कम केसेस लगवाने में वो कामयाब हो जाते। नाज़रीन, ये तो थी पाकिस्तान की सूरत हाल। अब आ जाए जरा थोड़ा सा, एक दो खबरें मेरे पास इंटरनेशनल है, मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए, अमरीकी सफीर ने इसराइल के हवाले से जो एक स्टेटमेंट दिया है कि ग्रेटर इसराइल बनाया जाएगा और ये बनना चाहिए, इस स्टेटमेंट ने बोर्ड ऑफ पीस के बकिए उधेड़ दिए। देखिए, बोर्ड ऑफ पीस तो इसलिए बना था ना कि इस खित्ते में पीस आएगा, अमन आएगा। अब अमरीकी सफीर जो इसराइल के अंदर तैनात है वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं और एक्सपेंशन होगी इसराइल की और बहुत सारे मुल्कों की जमीनें इसराइल के अंदर आ जाएंगी, बहुत सारा समुंदर और इलाके का कंट्रोल इसराइल के पास चला जाएगा। अब जब इस किस्म का स्टेटमेंट आ गया उनकी जानिब से, तो ट्रंप इंतजामिया को उन्हें रोकना चाहिए था या उन्हें शट अप कॉल देनी चाहिए थी। लेकिन ट्रंप इंतजामिया की खामोशी जो है वो ये जाहिर कर रही है कि शायद उनकी इस मामले पर रजामंदी है। अब इस स्टेटमेंट के बाद ना तो सफीर को हटाया गया, ना ही उसके बयान की मजम्मत या तरदीद की गई और ना ही सफीर को शट अप कॉल दी गई। तो ऐसे में जो अरब ममालिक हैं उनके अंदर एक बेचैनी पैदा हुई है कि ये तो प्लान कोई और है। और बोर्ड ऑफ पीस जो है कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई वो बना रहे हैं कि जनाब हम फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं। फिल्म सिटी से फिल्म थोड़ी बनती है, फिल्म तो बनती है कंटेंट से।
फिल्म तो बनती है उनको इजाजत देने से। क्या पाकिस्तान में कोई आज़ादी से फिल्म बना सकता है? बेशुमार ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर फिल्में बने तो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए, लेकिन यहाँ चरबा फिल्में बनाई जाती हैं। और उसकी वजह यह है कि सही फिल्म बनाने की, इस्लाही फिल्म बनाने की, या कोई इनकलाबी फिल्म बनाने की, या रियल इश्यूज के ऊपर फिल्म बनाने की इजाजत ही नहीं है पाकिस्तान में, अलाउ ही नहीं करते। तो कमर्शियल किस्म की चरबा फिल्में बनती हैं, आप जितना मर्जी पैसा लगाएं, चाहे हेल्थ में से काट के, चाहे तालीम में से काट के, और यही वो कर सकते हैं और वो कर रहे हैं, और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है। और लगातार पाकिस्तान जो है वो इन हरकतों की वजह से नीचे जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, थोड़ी देर पहले ये इत्तला आई है कि 1 दर्जन के करीब मजीद कार्गो तैयारे, जो फौजी तैयारे हैं अमेरिका के, ये 1 दर्जन के करीब तैयारे हैं, ये भारी फौजी साजो सामान लेकर मिडल ईस्ट की तरफ आ रहे हैं। मे भी अभी जब ये वीडियो सुन रहे हो तब तक पहुंच गए हों या वो पहुंचने वाले हों। बहरहाल ये अमेरिका असला जो है बड़ी मिकदार में इकट्ठा कर रहा है यहाँ पे मिडल ईस्ट में, ताकि हर तरह की सूरत हाल में अमेरिकन को एक मरतबा फिर बैकफुट पे ना जाना पड़े। यानी इतना असला वो यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं, इतना साजो सामान लेकर आ रहे हैं, ऐसा जबरदस्त घेरा वो डाल रहे हैं चारों तरफ से ईरान को, कि अगर फ्यूचर में दोबारा लड़ाई हो जाती है तो फिर उन्हें पहले की तरह पीछे ना हटना पड़े या उनको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। रशिया का एक लग्जरी जहाज गुजर गया था, और इस वक्त आबना हुर्मुज़ में से जो अभी इतला आई है, 2 जहाज गुजरे हैं। इनमें एक चीनी जहाज है और एक जापानी जहाज है। ये दोनों ऑयल टैंकर्स हैं, चाइना के और जापान के। एक यूएई से निकला है और एक जो है सऊदी अरब का तेल लेकर जा रहा है। आबना हुर्मुज़ को इन्होंने अबूर कर लिया है ईरान की इजाजत से। अब देखना यह है कि अमेरिकन क्या करते हैं। मैंने आपसे कहा था ना, कमजोर और छोटे मुल्कों के जहाज तो अमेरिकन रोक सकते हैं, लेकिन क्या वो आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले चाइना के और बड़े ममालिक के, रशिया के या जापान के जहाजों को रोक सकते हैं? ये अभी कल तक पता चल जाएगा। रशिया का जहाज तो गुजर गया था यहां से। एक और जहाज जो है उसको अमेरिकन ने पकड़ लिया, उसके ऊपर उन्होंने धावा बोल दिया। और ये जो खबर आई है इसमें ये पता चलता है कि जहाज है जो पाकिस्तान से ओमान जा रहा था, और ये कंटेनर्स वाला जहाज है, ये पाकिस्तान से ओमान जा रहा था। तो इसके ऊपर अमेरिकन ने दावा बोल दिया, उन्होंने इसको पकड़ लिया, और अमेरिकी फोर्सेस ने पाकिस्तान से ओमान जाने वाले कंटेनर बरदार जहाज को ईरानी जहाज समझ के धावा बोल दिया। ब्लू स्टार 3 नामी जहाज है, ओमान में रजिस्टर्ड है। नाज़रीन, आपको पता है ट्रंप एक के बाद एक आलमी लीडर को निशाना बनाते रहते हैं। तो उन्होंने पहले कई ममालिक के लीडर्स को निशाना बनाया, जिसमें एक फ्रांस का लीडर मैक्रोन, पेड्रो जो स्पेन से है, और जॉर्जिया मेलोनी जो इटली से है। फिर इसके बाद जो फ्रांस के अलावा वो कनाडा के जो सदर हैं उनको निशाना बनाया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने माफी किसी को नहीं दी। जितने माजी में डोनाल्ड ट्रंप के या अमेरिका के बड़े बड़े इत्तेहादी थे उन सबको टारगेट किया। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने, जर्मन एक बचा था तो जर्मन चांसलर के खिलाफ भी उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज का ख्याल है कि ईरान के लिए जोहरी हथियार रखना ठीक है। उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो क्या बात कर रहे हैं। अगर ईरान के पास जौहरी हथियार हो तो पूरी दुनिया यरगमाल बन जाएगी। मैं इस वक्त ईरान के साथ वो कर रहा हूं जो दीगर अकवाम या सदूर को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। कोई ताज्जुब नहीं कि जर्मनी माशी और दीगर लिहाज से इतनी बुरी हालत में है, ये सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब देखें, वो डोनाल्ड ट्रंप हर एक के खिलाफ स्टेटमेंट दे देते हैं और झट से दे देते हैं। इन्होंने बरतानिया के खिलाफ बड़े सख्त स्टेटमेंट्स दिए हैं माजी में। तमाम वो ममालिक जो अमेरिका के दोस्त हैं, इसी वजह से आज यूरोपीय ममालिक ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए चाइना बड़ा खतरा है या अमेरिका बड़ा खतरा है, क्योंकि यूरोपियंस ने आंखें बंद करके अमेरिकन पे इन्हिसार किया था और चाइना को और रशिया को अपना दुश्मन समझा था। आज चाइना जो है वो कह रहा है यूरोप को हमारे साथ ट्रेड करो, हम आपके साथ मिलकर आपके मफादात के लिए काम करेंगे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप धमकियां लगा रहा है। रशिया जो है उसकी यूक्रेन के साथ लड़ाई चल रही है। रशिया माजी में कई मरतबा यूरोप को कह चुका है कि हम आपस में मिलकर भी रह सकते हैं। अब ये बात जो है वो यूरोप ने भी कहना शुरू की है कि जनाब हमें रूस के साथ बातचीत करनी चाहिए। ये सोच पैदा हो रही है, देखते हैं अब क्या होता है इसमें। लेकिन पाकिस्तान ने CNN को बताया इस अहम मौके पर कि तवक्को की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जो तजावीज मुस्तरद कर दी हैं, इसके बाद
ईरान की जानिब से तरमीम शुदा तजावीज़ का एक और मुसवदा पेश किया जाएगा। ये पाकिस्तान के जरिए से ही होगा। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए से डोनाल्ड ट्रंप को कहा था कि इस फॉर्मूले के तहत हम आबनाए हुर्मुज़ को खोल देते हैं, बाकी चीजें बाद में कर लेते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इनकार कर दिया था। अब पाकिस्तान ने यह कहा है कि ईरान से हम ये तवक्को कर रहे हैं कि वो तरमीम शुदा एक नई तजावीज़ का मुसवदा हमारे हवाले करेगा, हम अमेरिका को देंगे। तो ये मुज़ाकरात इसी तरह चलते रहेंगे, जंगबंदी रहनी चाहिए, बस आहिस्ता आहिस्ता अपने हुर्मुज़ भी खुलने की तरफ चली जाएगी। लेकिन अभी तो अमेरिका का फायदा है, अमेरिका का अपना तेल बिक रहा है, दुनिया में तेल का सबसे बड़ा डीलर वो बन गया है। ओपेक नाजरीन एक बहुत बड़ा सिस्टम है ओपेक का। ये वो ममालिक इसके अंदर शामिल है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो तेल बेचते हैं। अब ओपेक जो है ना, ये अमेरिका को ज्यादा को पसंद नहीं था। उसकी वजह यह है कि इसकी वजह से, इस इदारे की वजह से, या ओपेक का जो एक सिस्टम है, इसकी वजह से अमेरिका की इजारादारी नहीं होती तेल की मार्केट पे। तो अब यूएई इसके बीच में से निकल गया, इससे अमेरिका बहुत खुश होगा। 1960 में इसका क्याम हुआ था, अमेरिका को यह ज्यादा पसंद नहीं था, तो अब इसको नुकसान पहुंच गया है। यूएई इसके बीच में से निकल गया है। उन्होंने कहा जी हम मई में इसके अंदर नहीं होंगे, मई से हम इसके बीच में से निकल जाएंगे। सऊदी अरब को इसका नुकसान हुआ है, और भी दीगर ममालिक जो हैं जो तेल का कारोबार करते हैं उनको भी इसका नुकसान हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका को इसका फायदा पहुंचेगा। तो यूएई ने इससे पहले अमेरिका के कहने पर इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन भी की थी, और अब यूएई ने जो है वो अमेरिका के कहने के ऊपर ऐसा लगता है कि वो ओपेक में से भी निकल गए हैं। तो यहाँ पे एक झटका है सऊदी अरब के लिए, और सऊदी अरब इसको कभी पसंद नहीं करेगा। यूएई ने कई इकदाम ऐसे किए हैं जो सऊदी अरब को ज्यादा पसंद नहीं आ रहे। उधर डोनाल्ड ट्रंप भी एक बात, एक नया रिकॉर्ड लगा रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे पास एक खबर आई, ये खबर देखें आप कितनी मजे की है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का वो वाहिद लीडर बनने जा रहा है जिसकी फोटो पासपोर्ट के अंदर होगी। अगर आप दुनिया भर के ममालिक के पासपोर्ट देखें ना, तो उसके अंदर लीडरों की फोटोज नहीं होती, लेकिन यहां पे एक बंदोबस्त किया जा रहा है ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक। और इस खबर के मुताबिक बंदोबस्त ये किया जा रहा है कि अमेरिका की 250वीं एनिवर्सरी के मौके पर, ये 250 साल का अमेरिका होने जा रहा है, तो इसकी जो एनिवर्सरी है उसके मौके के ऊपर एक लिमिटेड एडिशन पासपोर्ट जारी किया जाएगा जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप का फोटो होगा। है ना अजीब चीज। यानी इससे पहले हमने ना कभी ऐसा देखा ना कभी ऐसा सुना, लेकिन अब ऐसा होने जा रहा है, और पहली दफा होने जा रहा है कि किसी लीडर की फोटो जो है वो लगाई जाएगी पासपोर्ट के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप की फोटो वाले पासपोर्ट आएंगे, अमेरिका के पासपोर्ट लिमिटेड एडिशन के, और ये महकमा खारजा अमरीकी पासपोर्ट पर अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगाने के मंसूबे को हतमी शक्ल दे रहा है। ये ब्लूमबर्ग ने भी कहा है और फॉक्स न्यूज ने भी कहा है। अमेरिकन मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया, और उस मीडिया ने रिपोर्ट किया जो जरा डोनाल्ड ट्रंप के, फॉक्स न्यूज तो आपको पता है ना उनकी पार्टी के जरा करीब है। तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप को नरगसियत की आदत पड़ गई। ये तो बिल्कुल वैसे हो गए जैसे मरियम नवाज हर चीज के ऊपर अपना फोटो ठोक देती है। वो एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, एक शख्स बता रहा था कि हमें दवाइयां मिलती थी सरकार से और हमारी वालदा का इलाज चल रहा था। वो बंदा ये बता रहा था, वो कहता है जनाब कि हमारी दवाइयां बंद कर दी गई और ये कहा गया जनाब अब आप अस्पताल से आके दवाइयां नहीं लेंगे, आपके घर मिलेगी। वो कहते हैं जी हम 8 महीने इंतजार करते रहे और हम बाजार से दवाइयां खरीद खरीद के इस्तेमाल करते रहे कि कब ये हमारे घर दवाइयां देंगे। तो उसके बाद वो बंदा बताता है कि जनाब जब दवाइयां हमारे घर आई तो उसके अंदर से वो दवाइयां जो जान बचाने वाली दवाइयां थी और जो कीमती दवाइयां थी वो गायब थी, और छोटी मोटी दवाइयां जो गैर एक मामूली किस्म की दवाइयां जो है वो उसके अंदर शामिल थी, जो हर गली मोहल्ले के मेडिकल स्टोर से बहुत सस्ती मिल जाती है, लेकिन डब्बे की कीमत जो है वो दवाइयों की कीमत से ज्यादा थी। तो ये वही नरगसियत है जो नवाज शरीफ की है, वही नरगसियत है जो मरियम नवाज की है। ये सारा खानदान जो है वो ज़हनी मरीज है, इसी काम पे लगे अपना फोटो चिपकाते हैं सरकार के पैसे पे। तो डोनाल्ड ट्रंप की हरकत जो है ये देखकर मुझे इस खानदान की बड़ी याद आई कि ये वैसे ही है, इनका फेवरेट वजीर आजम भी वैसा ही है और एक ही तरह के काम करते हैं सारे। जबरदस्त है। एक और नादरीन खबर आई है, ये खबर सुन के मुझे थोड़ी सी हैरत हुई, लेकिन अगर ये खबर ठीक है और इसकी तस्दीक आ जाती है तो बड़ी शानदार खबर है। पाकिस्तान ने इस खबर के मुताबिक ईरान को जमीनी रास्ता फराहम किया है। वजह यह है कि बहुत सारा माल ईरान में पहुंच नहीं पा रहा क्योंकि अमेरिका ने एक नाकाबंदी की हुई है। तो अब ईरान को जमीनी माल कैसे पहुंचेगा? इस हवाले से पाकिस्तान की वजारत तिजारत ने
नाज़रीन, नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट दिया और ऐलान किया है कि 60% गजा पे इस वक्त इस्राएली फोर्सेस कंट्रोल कर चुकी हैं। यानी गजा का 60% इलाका इसराइल के कंट्रोल में है और वो कह रहे हैं जी बाकी जो एरिया है उसको हम मुस्तकबिल में देख लेंगे। अब बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद से लेकर अब तक जो आलमी सतह पे आवाजें उठती थी गजा के लिए, वो भी वैसे नहीं उठ रही। वजह क्या है? बोर्ड ऑफ पीस बन गया है, सारे मुस्लिम ममालिक उसके अंदर शामिल हो गए हैं, तो जो आवाजें अक़वाम मुत्तहिदा में या दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उठाई जाती थी, अब क्योंकि ये सारे खुद उस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा है जो गजा के मामलात को देख रहा है, तो वो उस शद और मत के साथ आवाज उठाई नहीं जा रही। बोर्ड ऑफ पीस ने मामले को दबाकर रख दिया है। जितना जुल्म और बर्बरियत गुज़िश्ता 3-4 सालों में हुई, बजाय कि उसका हिसाब लिया जाता, अब बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद जो आवाजें उठती थी वो बांध दी गई हैं, ऐसा दिखाई देता है। एक और काम जो इसराइल कर रहा है, इसराइल को फौरी तौर पे उसकी फौज को तैयार किया जा रहा है ताज़ा हमलों के लिए, और ये इसराइली अखबारात इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। उनका दावा है कि इसराइल अगले